हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमने कल गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, जिनमें अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड की थी। और ऐसा कल अपन ने डिसाइड किया था कि आज कुछ अच्छी प्रॉब्लम करने वाले हैं रिलेटेड टू सॉलिड एंगल। तो बच्चों, आज अपना जो लेक्चर है उसमें मोस्टली अपन सॉलिड एंगल के बारे में ही स्टडी करेंगे। और ये जो सॉलिड एंगल है टॉपिक, उसमें जो 12th की एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो लेक्चर है उसमें सॉलिड एंगल का एक बेसिक जो फॉर्मूला आएगा वही केवल 12th के मतलब का है। बाकी जो सॉलिड एंगल के क्वेश्चन वगैरह हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फॉर एग्जांपल विशेषकर स्पेशली आईआईटी के लिए। तो देख रहे हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो बच्चों, आज का टॉपिक है सॉलिड एंगल। अब इस सॉलिड एंगल क्या है, इसका हल्का पुल्का नाम अपन 11th क्लास में सुन चुके होते हैं। कौन से चैप्टर में? जो पहला चैप्टर ये यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें अपन पढ़ते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। और उसमें 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री, 7 मूलभूत भौतिक राशि और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। उनमें होता है एक तो एंगल, कोण, और एक होता है सॉलिड एंगल। तो देखें बच्चों हम, और इस सॉलिड एंगल को हम हिंदी में देखना बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ठोस कोण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं। तो अपन सॉलिड एंगल को समझा उससे पहले हम प्लेन एंगल को समझते हैं कि कैसा क्या, जिससे अपन फैमिलियर है वो एंगल है प्लेन एंगल। कैसे कि एक लाइन तो ऐसे बना दूं मैं और एक लाइन में ऐसे बना दूं, ये 2 लाइन हैं, इन 2 लाइनों के बीच की जो ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं अपन लोग प्लेन एंगल। इसको अपन जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। इस एंगल के बारे में अपन बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो 2D एंगल है, प्लेन एंगल है, वो 2 लाइनों के द्वारा बनता है। और सपोज करें ए पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है उसकी लेंथ मैं कुछ भी मान ले रहा हूँ, l मान ले रहे हैं। तो इसका अपन को फॉर्मूला मालूम है। ये फॉर्मूला क्या होता था कि एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बच्चों, रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर रहती है, हर एक जगह पर ये कैसे मिलेगी? परपेंडिकुलर मिलेगी। तो ये आर्क अपॉन रेडियस अपन को पता है, जिसकी यूनिट होती है डिग्री या फिर रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री या फिर रेडियन में अपन इसको मेजर करते थे। यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस एंगल की वैल्यू, ये 2 लाइनें हैं उनके बीच की जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। आर्क अपॉन जो भी है एल अपॉन, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? आर भी कह सकते हैं। अगर आर्क की लेंथ कितनी है? एल है। अगर हम ये बात करें कि ये ऐसे आर्क सर्कुलर फॉर्म में न होकर कोई और फॉर्म में होता, फॉर एग्जांपल सपोज करें हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे न जाकर कैसे जा रहे होते? कोई और तरीके से जा रहे होते, पर पहुँचना यहाँ तक ही है, ऐसे करके। तब भी बच्चों हम क्या कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? बराबर ही हुआ, थीटा ही है। ठीक है, तो इस बात पर भी ये डिपेंड नहीं करता कि इसका पाथ कैसा है, बट ये है कि 2 लाइनों का बीच का ज्योमेट्री क्या है? वो होता है 2D एंगल, जिसकी यूनिट लेते हैं हम लोग डिग्री या फिर रेडियन। यहाँ तक अपन को मालूम है। हाँ, इसमें ये भी पढ़ते हैं कि मान लो सपोज करें इसको मैं पूरे को रोटेट कर दूँ, यहाँ से ऐसे करते हुए पूरा राउंड लगा दें हम लोग, एक राउंड की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा? 2πr। ये कितना हो जाएगा? 2πr अपॉन आर। तो ये जो क्लोइड पाथ के द्वारा जो 2D एंगल बनता है, मैक्सिमम कितना बनता है? 2π रेडियन, 2π रेडियन। ठीक है बच्चों, ये बात भी अपने को पता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है या कोई पार्टिकल है, ये घूमते हुए वापस से उसी पॉइंट जगह पर आ जाए, तो एक यहाँ पर कितना एंगल सबस्टेंड हो जाएगा? 2π एंगल सबस्टेंड हो जाएगा। तो क्लोइड पाथ के द्वारा इस सर्कुलर फॉर्म में नहीं होकर कुछ और फॉर्म होता, सपोज अगर वो कोई ऐसे जा रहा होता, कुछ भी ज्योमेट्री से जा रहा होता, तब भी किसी भी पॉइंट, इसके बीच का जो पॉइंट है
उस पर जो एंगल सफिशिएंट रहेगा वो कितना रहेगा, 2 पाई रहेगा। तो ए यहाँ तक हमें मालूम है, ए है 2D एंगल, ठीक है। और 2D एंगल को अपन ऐसे देख रहे हैं कि दो लाइनों के द्वारा ये बनता है। फॉर एग्जांपल ये दो पेन हैं, ठीक है। एक लाइन तो मैं इस पेन के द्वारा शो करूं और इसको मैं इसके द्वारा शो करूं, तो इनके बीच का जो ज्योमेट्री नज़र आ रही है अपने को, खाली स्पेस है जो, ये है 2D एंगल। मतलब इसको मैं आराम से इस बोर्ड पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2D एंगल है। अब 3D एंगल की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो बेसिकली अपन जो सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, 3D एंगल है। अब 3D एंगल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसा दिखता है, धीरे धीरे करके सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस 2D एंगल को अगर मैं रोटेट करा दूँ, या सपोज करें इनको हम रोटेट करा दें, तो बच्चों रोटेट कराने पर जो इनका लॉकस बनेगा पॉइंट का, वो किस शेप का बनेगा, कौन के शेप का बनेगा, ठीक है ना, कौन के शेप का बनेगा। तो उस एंगल को बोलते हैं अपन लोग सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम सॉलिड एंगल के से रिलेटेड कि ये किसके द्वारा बनता है। ये आर्क के द्वारा बनता है, ए लाइन के द्वारा बनता है, आर्क के द्वारा किसी पॉइंट पर सबस्टेंड होता है, इसको तो बोलते हैं 2D एंगल। और जो सरफेस के द्वारा बनता है, एरिया के द्वारा बनेगा किसी पॉइंट पर, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल या 3D एंगल। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझने के लिए एक छोटा सा एरिया लेता हूँ। ये तो है पूरा का पूरा स्फीयर, ये तो है बच्चों स्फीयर, और इस स्फीयर के मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, इसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। इस पार्ट को मैं यहाँ पर बना देता हूँ अलग से कि ये इसका एंगल है, थोड़ा सा ये कोई एरिया है। इस एरिया के द्वारा इसकी सेंटर पर कितना एंगल बनेगा वो अपन देखना चाह रहे हैं। तो मैं इनकी सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट को मिला दे रहा हूँ। इस एरिया की सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ज्वाइन करा दूँ, तो जो शेप बन रही है उसको बोलते हैं अपन लोग सॉलिड एंगल। इसका एरिया है, उसके एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ या डी से डिनोट कर रहा हूँ। एक छोटा एरिया है, एलिमेंट लिया है हमने कोई स्फीयर में से निकाला है डी ए, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, आर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये स्मॉल लिया है, इसका मतलब बहुत ही स्मॉल लेने का प्रयास किया है। तो हर एक पॉइंट की, इस एरिया के हर एक पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर रहेगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं अपन लोग सॉलिड एंगल। जो कौन के शेप की ज्योमेट्री में बन रहा है इसको बोलते हैं अपन लोग सॉलिड एंगल, ठीक है। अगर मैं सपोज करें इसको थोड़ा सा और इन लाइनों के बीच में कोई और एरिया ले लेता, ऐसे ले लेता कोई सा एरिया इस टाइप से, ठीक है। एरियल वेक्टर किधर की तरफ आ जाता, इधर की तरफ आ जाता, ए डैश डी ए डैश ले लेते हैं। तो इसके द्वारा सॉलिड एंगल भी सेम ही बन रहा है, इसके द्वारा जो सॉलिड एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर वो भी सेम ही बन रहा है। तो फिर क्या करें अपन लोग, तो यहाँ पर देखो ये एरिया के द्वारा बनता है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों, सॉलिड एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इस सॉलिड एंगल को मैं ओमेगा से डिनोट करता हूँ। सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ओमेगा। ये साइन को बोलते हैं हम ओ मेगा, ओमेगा बोलते हैं। कैपिटल लेटर में है ओमेगा, एक अपन सर्कुलर मोशन वगैरह में पढ़ते हैं वहाँ पर ओमेगा ऐसा भी होता है। ये स्मॉल लेटर में है ओमेगा और ये है कैपिटल लेटर में। इसको ओम नहीं बोलते, ये जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना वहाँ पर अपन इस सिंबल का यूज करते हैं, बट इसको ओम ना बोलकर बेटर क्या रहेगा, ओमेगा। तो ओमेगा से हम डिनोट करेंगे, कैपिटल ओमेगा से डिनोट करेंगे हम लोग। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर चर्चा करें तो भाई एरिया तो अलग अलग है यार, इसका एरिया कम है, देखो ये जो है इसका एरिया कम है, उसके द्वारा भी जो एंगल बन रहा है वो सपोज करें ओमेगा बन रहा है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसके द्वारा भी क्या है जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम अगर ये एंगल थीटा है तो कौन सा कंपोनेंट लेने वाले हैं, डी ए का कंपोनेंट लेने वाले हैं, ये जो रेडियस के परपेंडिकुलर एरिया आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर,
डी ए मतलब ए क्या है, जो डी ए एरिया है वो ऑलरेडी क्या है बच्चों, अपन ने स्फीयर का पार्ट लिया है तो ए पूरा का पूरा रेडियस सब जगह पर परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर डी ए तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर एरिया हो गया अपॉन आर स्क्वायर। बट ऐसी केसेज में बात करें हम लोग तो इसका ए वाला कंपोनेंट लेंगे, तो एरियल वेक्टर तो किधर की तरफ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में हो जाएगा। बट एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया और एरियल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एरिया क्या है, ए वाला है, बट एरियल वेक्टर किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो इधर की तरफ आ जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, ये हो जाएगा डी ए डैश कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या कहेंगे हम लोग कि सॉलिड एंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, परपेंडिकुलर टू दी आर अपॉन आर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये है सॉलिड एंगल का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चर्चा करते हैं, जैसे स्फीयर के केसेज में लेते हैं कि स्फीयर के केसेज में हमें मालूम है कि इसका हर एक पॉइंट क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पर जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर रहेगी, हर एक पॉइंट पर जो रेडियस है वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो परपेंडिकुलर रहती है तो इस स्फीयर के द्वारा सॉलिड एंगल सेंटर पर या इसके अंदर कोई से भी पॉइंट पर कितना बनने वाला है ये अपन देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या बात कर रहे हैं, इसके द्वारा कितना एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा किसी भी स्फीयर के द्वारा अंदर कोई भी पॉइंट लें उस पर, तो परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा, देखें हम लोग, ये जो एरिया है वो कितना हो जाता है, अगर रेडियस आर मान ले रहे हैं तो एरिया तो हो जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये जाएगा ओमेगा, मतलब सॉलिड एंगल इक्वल्स टू 4 पाई स्टेरेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि कोई भी स्फीयर है उसके अंदर पॉइंट पर किसी भी स्फीयर के द्वारा उस स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट लें उस पर कितना एंगल सॉलिड एंगल बनता है, ये बनता है 4 पाई। इसको अपने को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है बच्चों, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो है इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया क्लॉइड इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस क्या है, क्लॉइड है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, फाइनली 4 पाई हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अपन 2D एंगल में बात कर रहे थे कि कोई सर्कुलर सरफेस है तो सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है, और अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो तब भी किसी भी पॉइंट पर कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ, सेम थीम पर हम 3D में सोचें तो 3D में सोचें तो स्फीयर एक बिल्कुल अपन ने कैलकुलेट किया है कि कितना एंगल बन रहा है, 4 पाई। ऐसे ही स्फीयर न होकर कोई और शेप का कोई क्लॉइड सरफेस होता, कोई और शेप का क्लॉइड सरफेस होता, फॉर एग्जांपल क्यूब होता या एनी टाइप्स ऑफ क्लॉइड सरफेस 3D में, तो उसके द्वारा कितना एंगल बनता, 4 पाई बनता। मतलब मैं ये कहूँ कि ये कोई क्यूब है, इस पूरे सरफेस के द्वारा यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा, 3D एंगल बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों कितना बन जाएगा, 4 पाई। तो सभी अपन इसको जर्नलाइज करके लिख रहे हैं कि सभी क्लॉइड सरफेस के द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसको अपन एक एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम देख लें, लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, सभी क्लॉइड सरफेस के द्वारा क्लॉइड सरफेस के द्वारा अंदर स्थित सभी बिंदुओं पर, अंदर स्थित सभी बिंदु या फिर किसी भी
बिंदु पर सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये अपने को ये याद रखना है बच्चों। क्लोइड सरफेस कोई सा भी हो, स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंड्रिकल हो, क्लोइड सरफेस के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितना बनता है? 4 पाई बनता है। ठीक है, ये है। अच्छा, अपन एक बार विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि सॉलिड एंगल दिखने में कैसा लगता हो। जैसे मैंने 2D में अभी पेन के द्वारा बताया था कि ऐसे बनता है, ऐसे। तो देखो बच्चों, अगर सॉलिड एंगल को अपन देखना चाहें तो देखो बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कोई स्फेरिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट लें, फॉर एग्जांपल एक खरबूजा या तरबूज ले रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अभी ये जो सीजन चल रहा है वो भी खरबूजा और तरबूज का ही चल रहा है। स्फेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट लिया अपन ने, खरबूजा ले लिया सपोज करें, खरबूजा, ठीक है ना। मैं इस एग्जांपल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ कि सॉलिड एंगल दिखने में कैसा लगता हो किसी भी एरिया के द्वारा जो बनाया जाता है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, एक खरबूजा लिया, बिल्कुल कोशिश करेंगे ये स्फेरिकल शेप में हो। अब देखो, इसके ऊपर अपन एक कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, कोई सा भी एरिया, चाहे तो मार्कर से बना सकते हैं, उसके ऊपर एरिया किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो एरिया सेलेक्ट किया, सपोज करें मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया उसके ऊपर, ठीक है। और किस पॉइंट पर मेरे को सॉलिड एंगल देखना है कि कैसा दिखता होगा, कि मेरे को इस पॉइंट पर देखना है बच्चों, ऐसे करते हुए, ठीक है ना। इस पॉइंट पर मेरे को सॉलिड एंगल देखना है, किसके द्वारा? ओनली इस एरिया के द्वारा। तो मैं क्या करूँगा कि चाकू लेकर उसको यहाँ तक ऐसे कट मारेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इस पॉइंट को स्टेबल रखते हुए, इस पॉइंट को वेरी ना करते हुए, इसकी सरकमफेरेंस पर चाकू को घुमाएंगे, ऐसे करते हुए घुमाकर वापस से उसको उल्टा करके जो पार्ट निकल कर आएगा वो किस शेप का आएगा? जो पार्ट निकल कर आ रहा है उसके बाद जो खाली जगह है वो जो है वो है सॉलिड एंगल। किसके द्वारा बनाया गया? इस एरिया के द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल। जो फ्री स्पेस जो खाली बचेगा, कौन की शेप का, शंकु के आकार का जो बचेगा, उसी के शेप का क्या कहेंगे हम लोग, इस एरिया के द्वारा सॉलिड एंगल है। या फिर हम ऐसा कर देखते हैं, कागज़ के द्वारा देखते हैं हम लोग कि ये किसी एरिया के द्वारा सॉलिड एंगल कैसे बनेगा। तो हम ऐसे देख सकते हैं, देखो अगर दो लाइनें हैं उनको मैं इस टाइप से रोटेट करा दें, तो रोटेट कराने पर जो 3D में उनका जो लॉकस बनेगा, ये है सॉलिड एंगल, मतलब लगभग इसी टाइप का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये है सॉलिड एंगल, ये फ्री स्पेस है, ये सॉलिड एंगल है। 3D में जो एंगल होता है उसका विजुलाइजेशन अपन देखना चाह रहे थे। चलो अब हम चर्चा करते हैं कि रिलेशन निकालना चाहेंगे हम लोग 2D एंगल और 3D एंगल में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन निकालना चाहेंगे। तो ये है अपना नेक्स्ट आर्टिकल। अभी समरी के तौर पर मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो मेन फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और एक बात ये ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी क्लोइड सरफेस से जो सॉलिड एंगल बनता है, किसी भी पॉइंट पर अंदर जो भी पॉइंट है, कितना बनता है? 4 पाई बनता है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि कोई अपने को डिस्क दे दी जाए, उसके द्वारा एरिया, जैसे कि अपन ने स्फीयर के द्वारा तो इजी वे में निकाल लिया, ऐसे ही कोई डिस्क वगैरह दे दी जाए तो उसके द्वारा अपन सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे। तो ये है भाई अपना नेक्स्ट आर्टिकल। क्या है नेक्स्ट आर्टिकल? कि रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो देखें बच्चों, हम लोग एक कोई स्फीयर का पार्ट लेते हैं हम लोग। पहले तो मैं स्फीयर ही बना ले रहा हूं, ऐसे करते हुए ए स्फीयर बनाया है। और मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, ऐसे करते हुए इसका छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया है। तो एक कौन की शेप का निकल कर आएगा, ऐसे करते हुए ए
कोई, इसको मैंने जूम करके बता दिया, ये रेडियस सपोज करें आर है, ये रेडियस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आर, और ये जो है एरिया ये है। ठीक है, अब मैं इसको मिड में से दो भागों में बांट दे रहा हूँ। तो ये जो एंगल बनता है कौन का, ये जो एंगल बनता है इसको मैं बोल रहा हूँ एल्फा एंगल बन रहा है, ये एल्फा एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। कितने का है, एल्फा, जनरल फॉर्म में अपन एल्फा मान लिया। अब देखें इस एरिया के द्वारा जिसका सेमी वर्टिकल एंगल जो कौन के शेप में है कितना है, एल्फा है, इसके द्वारा सॉलिड एंगल कितना बन रहा है ये हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो कैलकुलेट करना चाहेंगे तो भाई इसका जो सॉलिड एंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब देख रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर एरिया अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बच्चों। तो परपेंडिकुलर एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। पूरे का तो हमें मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बट जिसका सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा हो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस लाइन से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट ले रहे हैं, इस प्रकार से एक एलिमेंट ले रहे हैं बच्चों। ये जो एंगल है स्मॉल एंगल कितना है, ये है डी थीटा, और इसको अपन 3D में ऐसे रोटेट करके देखें तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी यहाँ पर एक रिंग बन जाएगी। ये जो एलिमेंट लिया है वो क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी। उस सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर एक छोटा सा क्या बना लिया अपने, रिंग मान ली है। ठीक है, अब इस जो रिंग मानी है उसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाकर दिखा दे रहा हूँ। सामने से फ्रंट व्यू कैसा नज़र आएगा उसका, ये रिंग है इस टाइप से, और जिसकी थिकनेस क्या ले रहे हैं हम लोग, इस टाइप से। ये है बच्चों फाइनली जो एलिमेंट लिया है उसका एरिया, एलिमेंट लिया है उसका ये एरिया है। अब देखें इसकी रेडियस क्या होगी। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितना रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि कहीं भी टच कराएं इसमें स्फीयर में ये रेडियस आर ही रहेगी। तो आर के अपन कंपोनेंट लें तो ये तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ये जाएगी आर साइन थीटा। तो अपन ने जो एलिमेंट लिया है उसका जो रेडियस है वो कितनी रहेगी, आर साइन थीटा। एक कंपोनेंट ही लिया है हमने आर का, कि भी आर इधर है तो आर कॉस थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है ये तो रेडियस है ना, तो ये रेडियस क्या है, आर साइन थीटा। और ये जो थिकनेस है डी आर कहें इसको, ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ये जो थिकनेस है बच्चों ये हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है, तो इसका जो कम एरिया आया है वो कितना आया है, डी एरिया जो आया है ये आ गया। इसको काट कर जैसे अपन ने एलिमेंट लेना, इससे पहले के भी क्लास में अपन ने डिस्कस किया है कि रिंग जो लेते हैं उसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर। अगर इसको सीधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, जो भी है डी आर मतलब आर थीटा, तो ये हो जाएगा। तो इस जो एलिमेंट लिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए इक्वल हो जाएगा पूरी की पूरी जो लेंथ है वो हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और आर कितना, आर नहीं आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू विड्थ या थिकनेस। जैसे इसको मैं ऐसे बनाऊं सीधा करके तो ये ऐसा हो जाएगा, कट मार कर अपन इसको बनाएं तो ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर साइन थीटा, और इसकी ये जो थिकनेस है ये हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो ये तो लेंथ और ये हो जाएगी विड्थ, ऐसे करते हुए। तो ये अपन ने देखा, ये एरिया आ गया इसका। अब अपन को बनाना है सॉलिड एंगल कितना बनेगा। ठीक है, ये तो क्या है, एक छोटे से पार्ट के कारण सॉलिड एंगल है। अपने को पूरी इस पूरे के पूरे एरिया के द्वारा जिसका कि सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा है उसके द्वारा अपने को क्या बनाना है, सॉलिड एंगल बनाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, फिलहाल तो मैं इसको साफ सुथरा करके लिख दूं कि 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया।
अब देखो एलिमेंट के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनेगा उसको मैं क्या लिख दूंगा, डी ओमेगा इक्वस टू, ये हो जाएगा डी ए परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। और देखिए हम लोग पूरे कंप्लीट ये जो एरिया लिया है उसके द्वारा जो सॉलिड एंगल बनाएंगे उसके लिए अपन इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी कुछ बच रहा है, तो पाई से पाई तो कट गया, 2 पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, अंदर रह जाएगा साइन थीटा डी थीटा, अंदर क्या रह जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और इसका हम देख रहे हैं कि लिमिट कहाँ से लेंगे, तो स्टार्टिंग में जब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये जो थीटा है वो 0 होगा और बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएंगे तो कितना हो जाएगा एल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से लिमिट लग जाएगी 0 से एल्फा। आफ्टर दैट इसको और हम सॉल्व करें तो 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर एल्फा। अब माइनस साइन है तो मैं इसमें लिमिट पुट कर दें तो ये इंटरचेंज कर देते हैं लिमिट को, तो ये हो जाएगा 2 पाई कॉस 0 डिग्री, पहले लोअर लिमिट को रख दे रहा हूँ, माइनस कॉस एल्फा अपर लिमिट, और फाइनली ये आ जाएगा सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये है किसी, मान लो ये क्या होता, कोई डिस्क होती, चकती होती, उसके द्वारा एंगल बनाना, उसका ए एंगल दे रखा है तो सॉलिड एंगल कितना होगा तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है भाई कि कोई डिस्क वगैरह दे रखी है, उसके द्वारा कोई 2D में कोई सर्कुलर एरिया दे रखा है तो उसके द्वारा सॉलिड एंगल कितना बनेगा, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, और जो 12th का एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए एक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए केवल इतना सा है कि जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर ये सफिशिएंट है 12th बोर्ड के लिए, और एक किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा सॉलिड एंगल कितना बनता है 4 पाई, इतने में अपना काम चल जाएगा। बाकी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए ये अपने को कंसेप्ट आना चाहिए सॉलिड एंगल बच्चों। तो सॉलिड एंगल को पढ़ने के बाद अपन अब इसको रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह में इसका क्या रोल रहेगा सॉलिड एंगल का, वो देखेंगे। तो कल अपन ने देखा था गॉस लॉ की हेल्प से हमने देखा था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा जो फ्लक्स निकलता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो भी फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ये कह सकते हैं ये टोटल चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज क्या है, टोटल जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो है, ऐसे करते हुए। ठीक है ना, ये अपन ने कल देखा था। और आज अपन ने क्या देखा है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उससे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 4 पाई। जैसे कि ये तो कोई क्लोज्ड सरफेस हो गया और यहाँ पर कोई Q चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं मतलब फ्लक्स है वो इससे निकल रहा है, क्लोज्ड सरफेस से कितना बाहर निकल रहा है, तो उसकी वैल्यू अपन ने देखी थी कि इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कोई सी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस है उससे सॉलिड एंगल कितना बन रहा है 4 पाई, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं, रिजल्ट ऐसे ले सकते हैं इनका रिलेशन, दी फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस, बोले तो दी फ्लक्स थ्रो 4 पाई स्टेरेडियन, मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, जो Q चार्ज रखा हुआ है उसके अंदर क्लोज्ड सरफेस के अंदर, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितने सॉलिड एंगल से निकल रहा है, क्लोज्ड सरफेस मतलब सॉलिड एंगल कितना हुआ 4 पाई से निकल रहा है। तो अपन नेक्स्ट रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं कि यूनिट से कितना निकलेगा, यूनिट से निकलेगा स्टूडेंट, इसमें 4 पाई का मैं डिवाइड कर दूँ तो 1 अपॉन 4 पाई इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रो कितने एंगल से, सॉलिड एंगल कितना, ओमेगा से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ओमेगा से कितना फ्लक्स निकलेगा ये अपने को पता होना चाहिए। पाई बराबर कितना हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा भाई
कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। जो अभी हम बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे वो उसमें इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। इसको अपन के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, के हो जाता है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, के क्यू इंटू सॉलिड एंगल भी हम कह सकते हैं। तो ये अपने को रिजल्ट याद रखना है अभी कि किसी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसको अपने को याद रखना है। अब देखें हम लोग पहला क्वेश्चन। अच्छा, किसी अगर अपने को कौन दे रखा है, उसका अपन ने सॉलिड एंगल क्या देखा था, अभी अपन ने सॉलिड एंगल देखा था किसी भी कॉन्सेप्ट के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है उसको देखा था अपन ने 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। अगर मैं इसको मैं लिख दे रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ सॉलिड एंगल की वैल्यू, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बराबर और सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी इसकी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। ए एल्फा क्या है, 2D एंगल है, तो इससे अपन इसको कैंसिल करके और भी उसका कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म आ सकती है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस एल्फा, ऐसा भी आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये तो थी सॉलिड एंगल से रिलेटेड बातें कि अपन फ्लेक्स वगैरह का क्वेश्चन करने के लिए सॉलिड एंगल कंसेप्ट का कैसे यूज लेना है। अब अपन करते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत लेते हैं अपन, डिस्क है कोई आर रेडियस की, बच्चों कोई डिस्क है, किस टाइप से डायग्राम बनाकर समझा दे रहे हैं, ऐसे कोई ये डिस्क है, आर रेडियस की डिस्क है, और इससे बच्चों कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर r अपॉन √3 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। इस पॉइंट P पर कितना चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q। तो ये कैपिटल Q से जो टोटल फ्लक्स बनता है चारों डायरेक्शन में, वो तो बनेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अपने को बताना है ओनली इस डिस्क से फ्लक्स कितना निकलेगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the डिस्क, कितना निकलेगा। तो देखें बच्चों, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो क्या है कि अपन इंटीग्रेशन वाला मेथड अपनाएं, जो कि अपन और जैसे कि यहाँ पर जाकर स्मॉल r पर जाकर मैं कोई एक क्या लूँ, रिंग लूँ, तो रिंग लेंगे तो उस रिंग पर E कितना रहेगा, फिर उसका एरिया से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करें, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। और होगा क्या, यहाँ पर सॉलिड एंगल कंसेप्ट से तुरंत ही सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। कैसे कि मैं इसको ऐसे मिला दूँ, तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया स्टूडेंट, जो अपन ने 2D एंगल देखा था अभी रिजल्ट में, सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा है। ठीक है, तो इससे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, सबसे पहले तो ये देख ले हम लोग, इस डिस्क के द्वारा इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल कितना सबस्टेंड हो रहा है, बनाया जा रहा है, ये अपन देख रहे हैं। तो सॉलिड एंगल ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कॉस एल्फा के लिए अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो कॉस एल्फा में देखना पड़ेगा यार ये कितना आने वाला है। कॉस एल्फा की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कॉस एल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा करता हूँ मैं, इस ट्राइंगल में, इसने से ट्राइंगल में ए एल्फा हो गया एंगल, तो यहाँ से tan थीटा निकाल रहा हूँ मैं कि tan थीटा कितना आने वाला है। tan एल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ गया √3, और √3 आ गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री हो गया तो हम चर्चा कर रहे हैं
के ए सॉलिड एंगल कितना बन जाएगा इस डिस्क के द्वारा इस पॉइंट पी पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाफ होती है। cos 60 डिग्री वैल्यू हाफ होती है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू हाफ बचेगा, ए 2 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक है ना। अब देखें मैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है, इतना होता है। तो यूनिट से कितना हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो अपना तो पाई आ गया ना सॉलिड एंगल, तो पाई से कितना निकलेगा, तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई इंटू पाई। पाई से पाई कट जाएगा तो हो जाएगा Q अपॉन 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आने वाला है फाइनली, एप्सिलॉन लगाना भूल गए अपन, एप्सिलॉन नॉट तो लगेगा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आया, ये आया 5 बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने देखा एक क्वेश्चन सॉलिड एंगल कंसेप्ट से करके हमने देखा। अब इसी थीम पर आधारित एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, सॉलिड एंगल पर ही बेस्ड अपन एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखो कैसे ले रहे हैं कि एक कोई डिस्क है, थोड़ा बड़ा बना कर दिखाते हैं डायग्राम को, और ऐसे करते हुए बच्चों यहाँ से इस पॉइंट पर और यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, चाहो तो इस पॉइंट को ए और बी नाम देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ए बन रहा है 37 डिग्री और ए है 53 डिग्री का। यहाँ पर मैंने रख दिया 2Q चार्ज, यहाँ पर रख दिया मैंने -Q चार्ज, ठीक है। अपने को फ्लक्स की वैल्यू बतानी है कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पार निकलेगा, मतलब पास होगा, ये अपने को बताना है कि इस डिस्क से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। तो बच्चों अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन, इसमें एल्फा डायरेक्ट ही दे रखा है, इसको चाहे तो अपन एल्फा बना सकते हैं, और इसको क्या बना दूं मैं, बीटा एंगल भी मान सकते थे हम लोग। ये बीटा हो जाता है एंगल, एल्फा हो जाता, अपन ने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना एंगल रखा हुआ, कितना ए पर बना हुआ है, तो ए तो है यहाँ पर 2Q और यहाँ पर है माइनस का Q, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे जो फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइंस बनेंगी, वो किधर की तरफ बनेंगी, ये फील्ड लाइंस बनेंगी इधर की तरफ, और इधर की तरफ जो माइनस साइन है उससे भी इधर की तरफ भी बनेंगी। तो दोनों का जो फ्लक्स होगा, दोनों चार्ज की वजह से, उसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम इस चार्ज के कारण देख रहे हैं। तो इस चार्ज के कारण सबसे पहले मैं बात करूं कि सॉलिड एंगल कितना बनेगा, तो ये सॉलिड एंगल बन जाएगा इसकी वजह से। यहाँ पर ये सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग, 2 पाई 1 माइनस cos एल्फा। तो cos 37, ये कितना हो जाएगा, cos 37 की बात करें हम लोग तो 4/5 हो गया बच्चों। और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1/5, तो 2 पाई/5 आ गया। सॉलिड एंगल कितना आ गया, 2 पाई/5 स्टेरेडियन आ गया। अब इससे हम देख रहे कि फ्लक्स कैसे बनेगा, तो फ्लक्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेंगी, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। तो यहाँ से फ्लक्स, इसको मैं नाम दे रहा हूँ φ1, इसकी वजह से जो क्यू की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, उसको मैं नाम दे रहा हूँ φ1। तो देखें हम लोग φ1 कितना हो जाएगा कि φ1 के लिए हम बात कर रहे, तो 4 पाई एंगल से कितना फ्लक्स बनेगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2Q/ε0। पूरा इससे जो फ्लक्स बन रहा है वो कितना बनेगा, टोटल चार्ज अपॉन ε0। तो यूनिट से कितना बन जाएगा, 2Q/ε0/4 पाई, ठीक है। तो ये जो सॉलिड एंगल आया अपना निकल कर, उससे कितना फ्लक्स बनेगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ φ1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q/ε0 इंटू 4 पाई इंटू सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई/5 ऐसे करते हुए। तो ए कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स ए कट गया बच्चों, 2 से 2 गया, तो यहाँ पर रिजल्ट आया Q/4
5 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई 1 जो आया फ्लक्स इधर से, इसकी वजह से कितना आया, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इधर से देखें हम लोग, इधर से देखें तो इधर का सॉलिड एंगल कितना बन रहा है ये देख ले रहे हैं हम लोग। इधर का सॉलिड एंगल देखें हम लोग तो ये हो जाएगा भाई 2 पाई 1 माइनस cos 53, ये होता है 3/5। और सॉल्व किया तो 4π/5 आ गया। 4π/5 आ गया। तो इसकी वजह से अगर अपन फ्लक्स निकालें तो हमें मालूम है 4π सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स बनेगा, टोटल चार्ज कितना है, Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यूनिट से कितना बनेगा, Q/4π एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो एंगल आया है उससे कितना बन जाएगा, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ φ2। जो फ्लक्स बन रहा है माइनस चार्ज की वजह से कितना बन रहा है, φ2 बराबर हो जाएगा Q/4π एप्सिलॉन नॉट, Q/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल कितना हो गया, ये हो जाएगा 4π/5। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद का जो रिजल्ट आया वो कितना आया बच्चों, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी कितना आ गया, Q/5 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब चूंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड और इससे इनवर्ड, तो इससे भी सेम डायरेक्शन में ही पास हो रहा है फ्लक्स। तो हम कहेंगे कि जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बन जाएगा पाई नेट, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, डिस्क से पास हो रहा है, इस सर्कुलर सरफेस से पास हो रहा है। वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2। तो ये हो जाएगा बच्चों Q/5 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/5 एप्सिलॉन नॉट, बोले तो कितना हो गया, ये 2Q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करता, इसमें मैं अगर इसको प्लस का बना देता, तो प्लस का बनाता तो रिजल्टेंट रूप से यहाँ पर क्या होता कि कुछ जितना फ्लक्स इधर की तरफ जाता उतना ही फ्लक्स इधर की तरफ आता, तो नेट कितना हो जाता बच्चों, 0 हो जाता। बट अभी अपन इनको ऐड कर रहे हैं, अगर सेम नेचर के होते तो क्या करते अपन लोग, इनको फिर हम सब्ट्रैक्ट करते। तो ये एक क्वेश्चन हमने देखा सॉलिड एंगल से रिलेटेड। बच्चों अब हम सॉलिड एंगल पर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कोई सिलेंडर है, इस प्रकार से कोई सिलेंडर है, जिसकी एक्सिस पर कोई चार्ज रखा हुआ है। जो चार्ज रखा हुआ है उसको अपन इस प्रकार से लेते हैं कि ये तो रेडियस हो गई बच्चों कैपिटल R, ठीक है। और जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है उससे जो सेमी वर्टिकल एंगल बन रहा है, या ये जो डिस्टेंस है, चलो ये अपने को नहीं दिया है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये है R/√3। और ये डिस्टेंस जो दे रखी है यहाँ से इस कॉर्नर से, ये है √3R, ठीक है बच्चों। ये कोई क्लोइड सिलेंडर है जिसके एक्सिस पर Q चार्ज रखा हुआ है, और चार्ज की पोजीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R/√3, और ये है √3R, ठीक है। और ये कह सकते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, R/√3 प्लस √3R हो जाएगी, और रेडियस R है। तो हमें क्या बताना है, पहला सरफेस तो ये मान लेते हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। जो कर्व सरफेस है उसको मैं थर्ड नाम दे रहा हूँ। तो तीनों सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये है क्वेश्चन, समझेंगे। एक सिलेंडर है R रेडियस का, और कोई Q चार्ज उसकी एक्सिस पर ऐसे लाई कर रहा है, ऐसे रखा हुआ है कि ये डिस्टेंस जो हैं वो इस टाइप से हैं। तो हमें पहला जो सर्कुलर सरफेस है उससे, सेकंड सर्कुलर सरफेस से, एंड थर्ड जो है कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें बतानी है, कितना कितना इससे फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें सॉलिड एंगल से। हम इजी वे में यहाँ से ये सॉलिड एंगल निकाल लें कि इस सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पर टोटल जो सॉलिड एंगल है वो कितना बनेगा,
ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये सपोज करें ये एल्फा एंगल है, तो एल्फा के लिए मैं कितना मान ले रहा हूँ, एल्फा बराबर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर टेन थीटा ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया √3, तो ये एल्फा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, इधर की तरफ बात करें हम लोग, तो इधर की तरफ देख लेते हैं सेम तरीके से। ये आर है यहाँ से यहाँ तक, तो टेन बीटा मान लेते हैं, एंगल बीटा है। तो ये हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3r, आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो बीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। अब आगे सॉलिड एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं इस सरफेस के द्वारा, इस सर्कुलर सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा, ये अपन देखेंगे। तो एक देखने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको मैं नाम दे रहा हूँ ω1, कितना हो जाएगा ये 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा, तो हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। और इसको हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू होती है हाफ से आप गया तो ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये इस जो सरफेस है, ऐसा जो अपन ने आज की क्लास में पहला क्वेश्चन किया था ना बच्चों, ये वही आ गया यार। जो पहला क्वेश्चन किया था वही तो है 60 डिग्री एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो आएगा φ1 बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखें हम लोग कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू सॉलिड एंगल फाई। तो ये तो फाई से पाई घट गया, तो ये आ जाएगा φ1 इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इससे फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है φ1 इक्वल टू हो गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है बच्चों इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है इस सरफेस से आ गया। मतलब अपने एक पार्ट अपने इसका कंप्लीट कर दिया कि इस सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखेंगे इस सरफेस से, तो इस सरफेस का सॉलिड एंगल निकालें हम लोग पहले तो कि सॉलिड एंगल कितना बनेगा। तो हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस √3/2। कॉस 30 की वैल्यू ये होती है। इसको एलसीएम वगैरह लेकर काट दिया तो ये हो जाएगा कि सॉलिड एंगल सेकंड सरफेस के द्वारा बनाया गया पाई इंटू ए 2 से 2 गया ना 2 माइनस, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इससे अपन को फ्लक्स की वैल्यू बतानी हो तो कैसे बताएंगे हम लोग, बिल्कुल बता सकते हैं कि जो फ्लक्स बनेगा सॉलिड एंगल से वो कितना हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो यूनिट से बनता है, अब इससे निकालना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यार। तो ये हो जाएगा पाई 2 माइनस √3, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा फाइनली कितना आ गया ये देखें हम लोग, पाई से पाई कट गया तो 4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड से आ गया। बच्चों तो अभी तक अपन ने इस सरफेस से फ्लक्स निकाला, कितना आया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड सरफेस से आ गया इतना। अब थर्ड सरफेस से और फाइंड करना चाह रहे हैं कि फ्लक्स कितना आएगा। तो थर्ड सरफेस के लिए क्या सोचे हम लोग, क्योंकि सिलेंडर जो है वो क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस का मतलब तीनों सरफेस से 1, 2 एंड 3 सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना बनेगा Q/ε0। तो टोटल फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स है थ्रो क्लोज्ड सरफेस ये हो जाएगा Q/ε0। तो जो थर्ड सरफेस है उससे फ्लक्स निकलेगा, वो कैसा निकालेंगे, इसका और इसका सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल में से, तो बाकी का जो बचेगा वो किससे निकल कर आ जाएगा, इससे फाइंड हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग थर्ड सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा। और अपने को रिजल्ट भी याद रखना है यार, कहीं रब कर दिए मैंने, चलो देखेंगे। तो वही φ3 कितना हो जाएगा, φ3 बराबर हो जाएगा Q/ε0 माइनस φ1 प्लस
फाई 2। इस प्रकार से फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा फाई 3 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन 4, कहाँ गया, 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 माइनस √3। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर है इस Q3 से। ये थर्ड सरफेस से जो निकलेगा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, और तो क्या है यहाँ से 1 अपॉन 4 माइनस का हाफ, माइनस का हाफ हो गया ना, इससे ऐसे करेंगे तो माइनस का हाफ प्लस √3 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपन ने देखा सॉल्व करके, और सॉल्व कर ले हम आगे। तो इसमें कुछ एलसीएम आ रहा है 4, तो ये 4 माइनस 1 माइनस का 2, और तो क्या हो जाएगा √3, ये माइनस का 3 हो गया, तो फाई 3 की वैल्यू आ गई फाइनली Q अपॉन, इसको मैं इधर ले लूँ, 4 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस √3। तो बच्चों ये अपन ने तीनों सरफेस से फ्लक्स निकाला, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्वेश्चन, बट हम ऐसे क्वेश्चन की इमेजिनेशन IIT में तो कर सकते हैं, बाकी नीट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो देखें हम लोग, एक कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सॉलिड एंगल कंसेप्ट को मैं रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखेंगे हम लोग क्या है क्वेश्चन। बच्चों अपने को एक डायग्राम दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से एक डायग्राम दे दिया, इधर तो है Q1 चार्ज, इधर है Q2 चार्ज, और हमें ऐसे करते हुए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये है एल्फा, और ये एंगल बन रहा है ये है बीटा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था तुम्हारे को टॉपिक, तब भी बताया था। तो उस समय तो हमने क्या देखा था, ओनली ये देखा था कि इनमें से Q1 Q2 में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ठीक है ना। और उस समय मैंने देखा था कि जो जितना छोटा एंगल बनेगा वो चार्ज क्या होगा, बड़ा होगा। बट अपने को अभी यहाँ पर क्या निकालना है, इनका रेशियो फाइंड करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेकेंड। इनका अपन को बिल्कुल न्यूमेरिकली आंसर देना है कि कितना आंसर आने वाला है। ये अपन ने उस समय बताया था कि लाइनें जितनी ऊपर होती हैं उतनी नीचे होती हैं, इस टाइप का कोई कंसेप्ट लेते हुए छोटा बड़ा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले लेक्चर में पढ़ाया था। बट यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं कि इनका रेशियो फाइंड करना है। तो देखेंगे हम लोग कैसे क्या अपन इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जैसे सीमेट्रिक है, जितना लाइनें इस एंगल पर निकल रही हैं उतनी ही लाइनें इस एंगल पर निकलेंगी, ऐसे करते हुए तो ए ऐसे करते हुए निकलेंगी, तो ऐसे ए बना ले दिया। तो यहाँ पर ही क्या बन गया, सॉलिड एंगल बन गया। ए यहाँ पर फाइनली क्या बन गया बच्चों, ये सॉलिड एंगल बन गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है ना 3D में निकलेंगी। किस में निकलेंगी, 3D में। तो अपन ये कह सकते हैं कि इतने सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितने सॉलिड एंगल में जा रहा है, यहाँ पर इतने से में जा रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ के फ्लक्स को नाम दूँ φ1, इतने सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स बन रहा है वो कितना है φ1, वो पूरा का पूरा किस में जा रहा है, φ2 यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मान लो मैं कोई इंटरमीडिएट कोई और बीच की कोई लाइन लूँ तो वो भी इसी में ही जाएंगी। मतलब ए आउटर मोस्ट लाइन बनाई हमने, इसके बाद की जितनी भी लाइनें निकलेंगी वो सारी यहाँ पर जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फ्लक्स है वो तो इसका सॉलिड एंगल देख लेते हैं हम लोग कितना बनेगा। तो एल्फा की टर्म्स में है तो कितना हो जाएगा, ए φ1 को मैं लिखूँगा कि Q/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई, और यूनिट से है तो 4 पाई का डिवाइड कर दिया, इनटू सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा, 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। ए फ्लक्स बना इधर से, वो पूरा का पूरा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो कितना लिख देंगे हम इसको, तो इससे लिख देंगे हम लोग सेम क्यू अपॉन, अच्छा रुको, क्यू का मतलब यहाँ पर कितना है Q1 से है, ए Q1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा Q2, जो अपन ने ले रखा है वो कितना हो जाएगा Q2, इस प्रकार से। और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल कितना बन रहा है बीटा, जो 2D एंगल है उससे कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। अब रेशियो ही फाइंड करना है, तो 2 पाई से 2 पाई तो गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो फाइनली जो रेशियो आएगा Q1 अपॉन Q2 का वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखें हम लोग, इधर ए आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस एल्फा। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने केवल एक डायग्राम दिया जाएगा और उसी बेसिस पर हमें ये बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा। ये हम 2D वो सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट से देखें कि यार इतना फ्लक्स निकल रहा है, वही तो यहाँ जा रहा है, तो इतना फ्लक्स निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि ये तो है इस सॉलिड एंगल से और ये सॉलिड एंगल से इक्वेट कर दिया, कैंसिल आउट होकर फाइनली आंसर आ गया। तो ये बच्चों अपन ने सॉलिड एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की, एक ऐसे और भी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और बना दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं, चाहो तो तुम लोग खुद करके बताना कि कितना आंसर आने वाला। तो ये है, डिस्क ले लेते हैं सेम तरीके से, और यहाँ पर मैंने ले लिया ये एंगल है 45, इस बार एंगल कितना ले लिया बच्चों 45, और यहाँ पर भी मैंने ले लिया 45। ठीक है, 45 एंगल है, और यहाँ पर मैंने क्या किया 2Q ले लिया, प्लस का 2Q ले लिया, और यहाँ पर लिया है मात्र Q। और हमें बताना है यहाँ पर कि इस डिस्क से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। तो यहाँ पर बच्चों कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, ये टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो इससे फ्लक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो इससे जो फ्लक्स बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है चूँकि, तो इधर की तरफ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जाएंगी, और ये भी प्लस का चार्ज है तो इससे इधर की तरफ आएंगी, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एक मेथड तो ये है कि इससे ∅1 निकाल लें हम लोग, इससे ∅2 निकाल लें हम लोग, और चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ क्रॉस कर रही हैं, इससे इधर की तरफ क्रॉस कर रही हैं, तो जो ∅ नेट है, ∅ नेट ये कितना हो जाएगा ∅1 माइनस ∅2। या फिर हम ये देखें कि यार यहाँ पर सॉलिड एंगल तो सेम ही बन रहा है, सॉलिड एंगल क्या बन रहा है बच्चों, सेम बन रहा है, और सॉलिड एंगल सेम बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको डायरेक्ट लिख देंगे यार कि जो चार्ज है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर Q है, तो इस Q ने Q को मार दिया, कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या फिर, इस चार्ज के द्वारा जो फ्लक्स बनेगा वही नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि ∅ बराबर Q अपॉन, क्योंकि चार्ज 2Q नहीं रहकर अब कितना रह गया, Q रह गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, सॉलिड एंगल कितना बन जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 45। तो ऐसे करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज की क्लास जो थी टोटली सॉलिड एंगल पर बेस्ड थी, और जो 12वीं की एग्ज़ाम देंगे, 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही कम पोर्शन था आज की क्लास में। क्या पोर्शन था, एक बार मैं समरी के तौर पर 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बता दूं कि किसी एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये देख रहा है अपने को, और ये किसी भी क्लॉइड सरफेस से जो एरिया बनता है, किसी भी क्लॉइड सरफेस से जो सॉलिड एंगल बनता है, जिसको कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना बनता है स्टूडेंट 4 पाई बनता है। ठीक है, और ये भी कहाँ पर आता है, ये जब अपन को कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ फाइंड करना होता है, वो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से अपन गॉस लॉ को का जो प्रूव करते हैं उस जगह पर ये आता है।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बातें हम कल करेंगे। कल की क्लास में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गॉस लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कल बच्चों हम गॉस लॉ से रिलेटेड बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू।